कि ये बता रही है कि 30 साल के बाद सर्वाइकल का मर्ज बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। और ये देखें इसका पीक लेवल जो है वो 40 साल की उम्र में है, 40 से 50 साल की उम्र तक जब कोई शख्स पहुंचता है तो ये सर्वाइकल का मर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये कि आपके जहन में एक बात आई होगी कि अब मेरे पास कोई 30 से बड़ी उम्र का शख्स आएगा तो मैं फ़ौरन उसकी ये सर्वाइकल की हिस्ट्री लूँगा कि हो सकता है उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो। नेक्स्ट करिएगा। एक और रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, इसने तो सर बात को बिल्कुल ही पलट दिया। ये कह रहे हैं कि सिर्फ 30 साल की कहानी नहीं है। आप ऊपर वाली हिस्से में देखें तो कहा जा रहा है कि लेस देन 25 ईयर्स, जो लोग 25 साल से कम हैं अब वो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का शिकार होने लगे। आप देखें ये रिसर्च बता रही है कि 7.1% प्रेवलेंस है लेस देन 25 ईयर्स। मतलब अब वो नहीं है कि आपके पास सिर्फ बूढ़े लोग आएंगे कि हमें हमारे गर्दन के मोहरों का मसला हो गया। अब आपके पास 18 साल का बच्चा भी आएगा, 19 साल का बच्चा भी आएगा, 20 साल वाले लोग भी आएंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के साथ। नेक्स्ट करिएगा। अब जहन में एक सवाल होगा कि ठीक है आपने स्टेट्स बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 साल से कम लोग हैं, ये तो बताएं कि कौन सा जेंडर ज्यादा इससे मुतासिर है? क्या मर्द हजरात ज्यादा हमारे पास आएंगे सर्वाइकल की या फीमेल्स आएंगी? तो ये देखें ये रिसर्च रिपोर्ट आपको बता रही है सर, इसमें जो ब्लू कलर की लाइन है ये मर्द हजरात को डिनोट कर रही है और जो येलो कलर की लाइन है वो फीमेल्स को बता रही है। तो इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन ज्यादा शिकार होती हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। आगे हम इसकी वजूहात भी जानेंगे कि ऐसा होता क्यों। नेक्स्ट करें। अब उसी डेफिनेशन पे आते हैं जो हमारी साइंटिफिकली डेफिनेशन है। यहाँ पे सब डॉक्टर हजरात हैं, सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बेसिकली हमारी सर्वाइकल स्पाइन जो है, जो ये गर्दन की मोहरें हैं, इसकी सोजिश का नाम है। और जाहिर है जब इसकी सोजिश होगी तो बहुत सारे सिम्टम्स आगे आएंगे, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट करिए आगे। अच्छा ये सर्वाइकल स्पाइन मैंने दिखाई है, हम सब बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए। ये सर हमारा वर्टिबल कॉलम है, 7 सर्वाइकल की हड्डी है, उसके बाद 12 थोरेसिक है, 5 लंबर है, एक सैक्रल है, एक ऑक्सीजल है। आज हम बात करेंगे सिर्फ सर्वाइकल की 7 हड्डियों के बारे में। ये वो हड्डियां हैं सर कि जिसपे आपका स्कल रखा हुआ है, ठीक है, आपकी खोपड़ी रखी हुई है। और जो C1 है आप सब जानते हैं, C1 को साइंटिफिक में नेम दिया जाता है एटलस का, एटलस और एक्सिस कहा जाता है। और इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी किताब भी लिखी। एक में पढ़ रहा था, एक किताब, उस किताब का नाम है एटलस एनाटॉमी, कि उसने अपनी एनाटॉमी का नाम ही एटलस के नाम पे दे दिया है, क्योंकि ये सर्वाइकल की स्पाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये समझे कि ये जो डाइज है, अगर इसके नीचे की बुनियादें कमजोर हो जाए तो ये डाइज हिलने लगे। इसी तरह अगर आपका सर्वाइकल का मसला हो जाए तो आपका सर सबसे पहले मुतासिर होगा, क्योंकि ये इसका होल्डर है। जब होल्डर में मसला होगा तो पूरा आपका सर मुतासिर होगा। नेक्स्ट करेगा। अच्छा कहने को तो 7 हड्डियां हैं, लेकिन आप देखें अल्लाह ताला का क्या शाकार है कि इन 7 हड्डियों में अल्लाह ताला ने कैसे छोटी छोटी सी नर्व निकल रही हैं और बहुत छोटे छोटे से सुराख है सर, उसमें से ब्लड वेसल निकल रही है। रेड वाला शो कर रहा है आर्टरी को, ब्लू वाला शो कर रहा है वेन को, और येलो जो आप लाइन देख रहे हैं ये आपकी नर्व यानी कि असाब को शो कर रही है। इसका मतलब ये कि सर्वाइकल स्पाइन जो है ये एक गेटवे है, एक रास्ता है, एक टूल है। जैसे कि हम जानते हैं टूल प्लाजा आता है, वहां से मुख्तलिफ रास्ते जा रहे होते हैं, तो हमारे ब्रेन से जो नर्व जा रहे हैं ये उसका टूल है। और हम जानते हैं जब टूल ही ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा कि आगे का सारा रास्ता मुनक़ते हो जाएगा, और जब वो रास्ता मुनक़ते होगा तो आगे वाले शहरों में मसला होगा। इसी तरह कि जब सर्वाइकल मुतासिर होगा तो सिर्फ गर्दन में दर्द नहीं होगा, आपके शोल्डर में भी दर्द होगा। अभी हम सिम्टम देखेंगे और क्या क्या चीजें मुतासिर होंगी। नेक्स्ट करेगा। अच्छा ये मैंने आपको है ना पिक्टोरियल समझाया है कि मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखिए ये नॉर्मल सर्वाइकल स्पाइन है, और मेरे राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है। यहाँ पे रेड कलर की सोजिश भी दिखाई दे रही है, डिस्क बल्जिंग का अल्फाज आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं कि सर ये डिस्क बल्जिंग का क्या फर्क है। मैं बड़े आसान आपको समझा देता हूँ। सर ये देखिए मेरा हाथ स्ट्रेट है, अगर मैं इसको इस तरह उठा दूं साइड से तो ये बल्ज कहलाता है कि यहाँ से बल्ज हो गया। इस वाली पिक्चर में देखिए कि चूंकि सर्वाइकल का गैप कम हो रहा है तो बीच में जो डिस्क है वो बाहर निकल रही है, उसकी वजह से डिस्क बल्ज हो रहा है। और जाहिर जब चीजें आगे पीछे होंगी तो उसके आसपास के हिस्से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। आगे बढ़ाइए। अलामात की जानिब आते हैं। सब डॉक्टर बैठे, सब जानते हैं कि कोई सर्वाइकल का मरीज आता तो क्या कहता है, डॉक्टर साहब मेरी गर्दन में दर्द है, चक्कर है। लेकिन मैं बड़ा इनोवेटिव सिम्टम बताने जा रहा हूँ आपको। मेरे पास सर एक मरीज आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक मसला है, आप इसका इलाज कर दें। मैंने कहा जी बताएं। उसने कहा पहले आप सोच लें, मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया है, बहुत सारे टेस्ट करवाए, लेकिन कोई इसके नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा है कि ये मुझे मर्ज क्या है। मैंने कहा आप बताएं उसे आपका मर्ज क्या है। उसने कहा मेरी ये उंगलियां सुन हो जाती है, मुझे और कोई मसला नहीं।
बस मेरी ये जो उंगलियां हैं ये डॉक्टर साहब सुन हो जाती हैं। बहुत सारी दवाएं खा ली, बहुत सारे टेस्ट करवा लिए, आखिरकार मुझे एक साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि ये तुम्हारा वहम है, तुम ज्यादा सोचा नहीं करो। तुम सोचते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी उंगलियां सुन हो रही है, लेकिन जब मैंने उसका सर्वाइकल एक्सरे कराया तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। अब आप देखिए मसला कहाँ है, लेकिन उसकी जड़ कहाँ है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सर्वाइकल वो टूल प्लाजा है जहां से सारी गाड़ियां निकल रही हैं, जहां से नर्व निकल रही हैं। ये जो उंगलियों पे नर्व आ रही है ये भी सर्वाइकल से निकल रही है। तो जब सर्वाइकल ब्लॉक हो जाएगा तो ये उंगलियां सुन हो जाएंगी। अगर राइट साइड का मुतासिर है तो राइट साइड की और लेफ्ट साइड का मुतासिर हो, इसी तरह, और बाज दफा दोनों उसके हाथ सुन हो जाते हैं। तो ये ऐसा पिक्यूलर सिम्टम है कि ये आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जानिब लेके जाएगा और आप उसका इलाज कर सकेंगे और उसको डायग्नोस कर सकेंगे। इसके अलावा सिम्टम हम सब जानते हैं कि गर्दन में दर्द है, चक्कर आएंगे, विजन में मसला होता है, उसको ऐसा लगता है कि उसकी आंखें खराब हो रही हैं, कंसंट्रेशन नहीं रह पाती, सही से चल नहीं पाता, हर वक्त जो है वो डामाडोल वाली हालत रहती है, ड्राउजीनेस कंडीशन भी आ सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट करें। ये वो सर पिक्चर है जो मरीज आपके सामने पेश करेगा, और मुझे इस बात का जो है वो दावा है जब मरीज ये पिक्चर दिखाएगा तो जरूर आपको मैक्टम का ये सेशन याद आएगा और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ये सेशन याद आएगा। कि इसी तरह आप देखेंगे आजकल या परसों में आपके पास एक ना एक मरीज जरूर आएगा जो इसी तरह आपको उंगली का इशारा करेगा, डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरी उंगलियां सुन होने लग गई। तो आप फौरन समझ जाइएगा कि इसका सर्वाइकल का एक्सरे करवाना चाहिए कि हो सकता है इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आगे बढ़ाएं। ये मैंने कुछ सिम्टम्स को पिक्टोरियल करके आपके सामने समझाया है कि आप समझ सकें कि हेडेक होगा। साथ में एक सिम्टम में बताना भूल गया, यहाँ पे मैंने उसको वाज़ेह किया, वो है ग्राइंडिंग साउंड ऑफ द नेक। एक मेरे पास शख्स आया, सर उसने कहा कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा जो है पता नहीं इसको क्या हो गया, बार बार गर्दन को ऐसे हिलाता रहता है, उसको जो है वो चटकाता रहता है। मैंने बच्चे से सवाल किया, बेटा आप क्यों करते हो ऐसा? तकरीबन 20 साल उसकी उम्र थी। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे सुकून मिलता है, मेरी गर्दन जो है वो अकड़ जाती है, सर भारी हो जाता है, और जब मैं ऐसे ऐसे इसको हिलाता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है। जब उसका सर्वाइकल का एक्सरे कराया गया तो उसको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। बात समझ रहे हैं कैसे छोटे छोटे से की पॉइंट में आपको दे रहा हूँ कि आप आसानी से सर डायग्नोस कर लेंगे। और कहा जाता है हमारे मेडिकल में, आप सब जानते हैं कि डायग्नोसिस इज हाफ क्योर, कि अगर आपने किसी मर्ज की जो है वो तशखीस कर ली तो आधा तो इलाज हो गया, अब दवा तो कहीं से भी ले लेगा वो। समझ में आ रही है बात कि डायग्नोसिस इज हाफ क्योर। आगे बढ़ाएं। ये वो पिक्चर है कि बाहर से तो गर्दन में दर्द है लेकिन अंदर से मरीज बड़ी तकलीफ में होता है सर, और गर्दन पे बहुत ज्यादा सोजिश होती है, उसको दर्द होता है। आगे बढ़ाइए। कॉजेस को जानते हैं कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। ये वो लफ्ज हैं जो आपको एक्सरे में मिलेंगे, सिटी स्कैन में मिलेंगे, अल्ट्रासाउंड में मिलेंगे। तमाम डायग्नोसिस में तो मैंने उन्हीं लफ्ज का इंतखाब किया ताकि वो स्टूडेंट हजरात या वो न्यूली डॉक्टर अगर कुछ आए हुए तो उनको पढ़ने में आसानी हो। बोन स्पर का अल्फाज आता है, इसमें क्या होता है कि सर हड्डियों की छोटी छोटी सी नोकें निकलती हैं और वो नर्व को प्रेस कर रही होती हैं और उसकी वजह से नर्व दब जाती है। ये डिहाइड्रेटेड स्पाइनल डिस्क, इसमें जो है वो साइनोवियल फ्लूइड उसमें लॉस होता है, तो वो डिस्क जो है जो मैंने बताया कि बल्जिंग वाली कंडीशन आ सकती है। हर्निएटेड डिस्क का मतलब डिस्क का थोड़ा आगे खिसक जाना। इंजरी, किसी को यहाँ पे चोट लग गई, किसी का बाइक से XYZ एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से गिर गया, उसके बाद भी सर्वाइकल एक्सरे हो सकता है। एक जो आखिरी पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट में यहाँ पे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा, वो है लिगामेंट स्टिफनेस, यानी कि पट्टों की सख्ती का हो जाना। ये वो रीजन है सर, देखिए ऊपर वाले तमाम रीजन तो हमें समझ में आता है कि जब एक शख्स बूढ़ा होता है तो उसकी हड्डियों में मसला होता है, हड्डियों में झुकाव आता है, लेकिन ये जो लिगामेंट स्टिफनेस है ये वो वजह है कि जो 20 साल से कम उम्र के लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कॉज करे। इसमें होता क्या सर, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की आजकल 9 to 5 जॉब है या स्क्रीन को जो है वो देख रहे हैं हमेशा, मतलब वो 9 बजे जॉब पे गए और 5 बजे तक उनकी जो है वो नेक है वो सामने की जाने। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिगामेंट में स्टिफनेस आ रही है। इसी तरह अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, 9 बजे क्लास शुरू हुई, 2 बजे तक बच्चा सामने देख रहा है, या वो खवातीन, अब मैं खवातीन की बात करूंगा कि खवातीन को ज्यादा क्यों होता है। सर मेरा अपना मुशाहिदा है, क्योंकि मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ, कि खवातीन जब पढ़ती हैं और जब लिखती हैं तो एकदम गर्दन को जो है वो झुका लेती है, और ये जो एकदम झुका लेती है ना, स्टार्टिंग में इनको फर्क नहीं होता, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पे लिगामेंट की स्टिफनेस आना शुरू होता है, और यही वो वजह है जो इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जानिब ले जाता है। तो अगर आपकी बेटी ऐसा कर रही है तो उसको समझाएं कि बेटा ऐसा नहीं करो, अपनी नेक की पोजीशन को स्ट्रेट रखो, ऐसा ना हो कि तुम्हें आगे जाके
ये मर्ज हो जाए। आगे बढ़ाएंगे। ये मैंने एक्सरे आपके सामने शेयर किया सर। सबसे पहली एडवाइस बहुत आसान है, आप ये सिम्टम जान लिया आपने, सिम्टम देखें फौरन मरीज को लिख के दें सर्वाइकल एक्सरे, दैट्स इट, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, किसी भी अच्छी लैब से लिख के दें तो सर्वाइकल एक्सरे में वाज़ेह तौर पे आ जाता है कि भाई इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है और कौन सा सर्वाइकल स्पाइन मुतासर है। इसके अलावा आप मजीद डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप सिटी स्कैन करवा सकते हैं, आप एमआरआई करवा सकते हैं और आप इलेक्ट्रोमायोग्राम करवा सकते हैं, सही ना। तो ये आगे फर्दर टेस्ट है जो आप करवा सकते हैं। लिगामेंट की स्टिफनेस देखने के लिए आप इलेक्ट्रोमायोग्राम, क्योंकि ये जो है वो मसल्स का टेस्ट है, लेकिन ये नीचे वाले तमाम टेस्ट सर बहुत महंगे हैं, तो अपने मरीज की जेब का ख्याल करते हुए आप उसको एडवाइस करें। अलबत्ता सर्वाइकल एक्सरे एक बहुत ही चीप टेस्ट है और इसमें आराम से वो डायग्नोसिस हो जाएगी, जो आपका मरीज बहुत सारे डॉक्टरों से घूम फिर के आपके पास आएगा और उसको शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट कर, ये मैंने एक्सरे अगेन आपके सामने शेयर किया है और नेक की कंडीशन शेयर की कि बाहर से तो लग रहा है सिर्फ दर्द है और अंदर से आप देखें तो स्पेस कम हो रहा है और नैरो डिस्क स्पेस, जब वो गैप कम हो रहा है तो वो नर्व दब रही है और जहां जहां जा रही है जाहिर है वहां वो सारा हिस्सा मुतासिर हो रहा है। आगे करें, ये वो बेड पोजीशन है जो मैंने आपको जिक्र किया कि ये हमारी बैठने की हालत है सर। हमारी चेयर कहाँ जा रही है, हमारा लैपटॉप से वो नहीं है, कॉन्टेक्ट नहीं। एक चीज बाहर बहुत ज्यादा रुझान शुरू हो रहा है, पाकिस्तान में जब शुरू होने लगा है, इसको कहते हैं, आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स एक साइंस है, इसमें ये बताया जाता है कि आप सर देखें कि आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, क्या उन 40 बच्चों का वेट एक जैसा है? क्या उन 40 बच्चों की हाइट एक जैसी है? नहीं ना, फिर उनकी चेयर एक जैसी क्यों है? इट इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स। तो इसका मतलब देयर शुड बी डिफरेंस ना, कोई बच्चा बहुत ही मोटा है, कोई बच्चा छोटा है, कोई बच्चा लंबा है, तो वो जो चेयर का इम्बैलेंस है इसकी वजह से भी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जो हम देख रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी या उसमें जो है वो शुरू हो गया। आगे बढ़ें। अच्छा जी, ये जान लिया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस क्या है, ये जान लिया कैसे पहचानेंगे, टेस्ट भी जान लिया। अगला सवाल आपके जहन में होगा कि डॉक्टर साहब इसकी कोई दवा भी तो होगी। जी हाँ, होम्योपैथिक में आपको इस बात की बहुत खुशी होगी कि सर्वाइकल का बहुत अच्छा इलाज और कंप्लीट इलाज। बहुत सारे मरीज सर आपके पास आएंगे आज के सेशन के बाद, जो कॉलर पहन के आएंगे और इंशाल्लाह जब जाएंगे और थोड़े दिन के बाद तो वो आपके पास आएंगे तो वो कॉलर के बगैर आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास होम्योपैथिक में इसका कंप्लीट इलाज। बहुत सारी दवाएं आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि सीबीसी फ्यूगर है, कालमिया है, रूस्टॉक्स है, लीटम है एंड सो ऑन। चक्कर के लिए हम जो है वो कोनियम देते हैं। लेकिन एक जो है वो सवाल आता है कि सर कौन सी दवा बेहतर है, हम कैसे पहचाने कि कौन सी दवा देनी चाहिए? तो इसका हल आपके लिए मैक्टम ने निकाला है। मैक्टम ने सर ऐसा कॉम्बिनेशन आपके लिए तैयार किया है जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का कंप्लीट क्योर, और इसका नाम है, मैंने सामने पिक्चर दिखा दी, स्पॉन्डिमैक, और बहुत ही ज़बरदस्त सर ये कॉम्बिनेशन है और मेरे इस्तेमाल में ये तकरीबन 7 सालों से है और मुझे कोई याद नहीं पड़ा मेरा कोई मरीज ऐसा हो कि मैंने ये स्पॉन्डिमैक दिया हो और उसको फायदा ना हो। एक दफ़ा जोड़ा तालियां बजाएं स्पॉन्डिमैक के लिए और मैक्टम के लिए कि इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च किए सर और बहुत ही अच्छे इसके इफेक्ट्स। नेक्स्ट करिए। अच्छा, एक चीज़ जो लैब हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पे तमाम जो है वो कराची के बड़े बड़े डॉक्टर हज़रात बैठे हैं, तो सर आप जानते हैं कि एक चीज़ हम पढ़ते हैं वो है बायोकेमिक सॉल्ट, ऐसी है ना। और डॉक्टर शुक्ला ने भी कहा है कि अगर कोई इंसान बीमार है तो कोई ना कोई एक उसमें बायोकेमिक की डेफिशिएंसी ज़रूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मरीज़ हमारे पास आए तो सिंगल रेमेडी या कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमें एक बायोकेमिक भी लेना चाहिए। अब अगर सर्वाइकल की बात की जाए तो 2 बायोकेमिक है जिसकी डेफिशिएंसी शदीद सर्वाइकल में पाई जाती है, एक है मैग्नीशियम और एक है कैल्शियम। ये दोनों का बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपके लिए मैक्टम ने फिर से बनाया है जिसका नाम है कैल्सीमैक। कैल्सीमैक को ज़रूर आप जो है वो स्पॉन्डिमैक के साथ दें और आप देखेंगे कि वो आपका मरीज जो कि 1 महीने में सही होना था, जब आप ये 2 कॉम्बिनेशन देंगे उसको तो उसकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी पूरी होगी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी पूरी होगी और इसके साथ साथ इसका जो है वो जो स्पॉन्डिलाइसिस का मर्ज है वो भी खत्म होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट करिए। अच्छा, अब कुछ एक्सरसाइज भी जान लेते हैं सर कि आपसे मरीज सवाल कर सकता है कि डॉक्टर साहब मुझे कोई एक्सरसाइज भी तो बताएं। तो मैक्टम ये चाहती है कि आपको हेड टू टो सारी चीजें बताई जाए ताकि कोई भी सर्वाइकल का मरीज आपके पास आए तो वो बगैर सही हुए ना जाए। तो आए कुछ एक्सरसाइज समझते हैं। नेक्स्ट करें सर, ये आसान सी 4 एक्सरसाइज है। पहले आपने मरीज को कहना है कि गर्दन को नीचे से ऊपर की जानिब लेके जाए,
उसके बाद कहना है कि ऊपर से नीचे की जानिब लाए, फिर दाईं तरफ लेके जाए, उसके बाद बाईं तरफ लेके जाए। ये आपने 15-15 मरतबा सारे स्टेप्स करवाने, दिन में 3 मरतबा। ये ज्यादा कारामत उस सूरत में होगा जिसको लिगामेंट की स्टिफनेस है, ठीक है ना। एक सवाल आप जरूर पूछा करें अपने मरीजों से, मैं तो लाजिम पूछता हूँ कि आपका जॉब का नेचर क्या है, मतलब बैठने वाली जॉब है, चलने वाली जॉब है, स्क्रीन के सामने वाली जॉब है। इससे बड़ी डायग्नोसिस मिलती है आपको कि इसको क्या हो सकता है। तो अगर आप देखें कि लिगामेंट की स्टिफनेस है तो जरूर आप ये उसका एक्सरसाइज एडवाइस करें। आप देखेंगे कि कैसे मार्वलस रिजल्ट मिलेंगे। और ये वो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ आपको जो बड़े बड़े फिजियोथेरेपिस्ट आपको बहुत सारे पैसे लेने के बाद फिजियोथेरेपी बताएंगे, लेकिन आप अगर ये करवाएंगे तो आप देखेंगे कि बड़ा स्पीडली आपको जो है वो असर मिले। आगे करें। अच्छा, ये कुछ केस मैंने आपके सामने अपने पर्सनल केस शेयर किए सर। एक मेरे पास शख्स है, उनकी उम्र 64 ईयर्स थी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था, और इसके साथ साथ इनका C6 और C7 जब एक्सरे करवाया गया तो उसमें आया। उसके बाद सर्वाइकल डिस्ट्रैक्शन और कंप्रेशन भी पाया गया, और इसको मैंने क्या दिया जनाब, स्पॉन्डिमैक दिया 10 कतरे 3 मरतबा 1 घूंट पानी में, और कैल्शियम की टेबलेट दी, और बहुत ही जल्द इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हुई, और ये जो है वो क्योर की जा रही है। एक दफा जोड़ा तालियां बजाए स्पॉन्डिमैक और कैल्शियम के। आगे बढ़े। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था कि ये सिर्फ बूढ़ों की दवा, बूढ़ों की बीमारी नहीं है, इसी तरह ये सिर्फ बूढ़ों की दवा नहीं है। एक और केस शेयर किया, इसकी उम्र 34 ईयर्स की, सेम मेरे पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के साथ आया, और इसके भी एक्सरे करवाया गया तो वही सारी आई नेक पे। और ये पेशेंट मेरे पास जब आया तो ये MRI भी करवा चुका था, और इसको भी हमने सेम स्पॉन्डिमैक और कैल्शियम दिया विद द सेम डोजेज, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने के अंदर ये मरीज भी क्योर हो गया इन्हीं 2 दवाओं से। नेक्स्ट करिए। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इमेज है सर, मैं जहाँ जाता हूँ वो लाजमी दिखाता हूँ। ये वो पहली मरतबा है जब मैं मैक्टम होम्यो फार्मा में गया, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फार्मेसी मैंने देखी, सारे डिपार्टमेंट्स, इमरान सलीम साहब और इब्राहिम साहब ने मुझे दिखाए, वहाँ का स्टाफ से मिला। तो मैं जब बात कर रहा था तो हर दूसरा बंदा मुझे इस नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा था, या करवा रही थी कि सर आई एम फ्रॉम डी, सर आई एम माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो मैं बड़ा सर हाईली इंस्पायर हुआ, और मैंने कुछ दवाएं भी बनाई। जब मैंने दवा बनाने की मशीनें देखी तो बड़ी हाईली इक्विप्ड मशीन्स हैं कि मतलब पूरी दुनिया में शायद बहुत ही चंद मुल्क हो जहाँ पे वो मशीन हो, तो मैक्टम के पास वो मौजूद है। और सिर्फ स्पॉन्डिमैक और कैल्शियम की मैक्टम की हर दवा मैंने वहाँ बनते में देखी, क्रूड फॉर्म में हालत में देखी। तो कोई शक की बात नहीं कि मैक्टम होम्यो फार्मा जो है वो पाकिस्तान की नंबर 1 लेबोरेटरी से जोड़ा ताले बजाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े। अच्छा, एक इनोवेटिव सेशन सर मैक्टम लेके आया आपके लिए, और ये मुझे इस बात का दावा है कि ये सिर्फ मैक्टम के प्लेटफॉर्म से आपकी जाने की बात जा रही है। और मैक्टम ये चाहता है कि अगर आप औरंगी टाउन के रिहायशी हैं और औरंगी टाउन की आबादी या आपके इलाके की आबादी तकरीबन 3 लाख है, तो आप सिर्फ ये ना सोचें कि मुझे 3 लाख में से मरीज देखने, बल्कि मैक्टम चाहता है कि पाकिस्तान की जो है वो 26 करोड़ की आबादी है वो सारे आपके मरीज बने। बल्कि वो 26 करोड़ ही क्यों, मैक्टम ये चाहता है कि पाकिस्तान के बाहर भी आप जो है वो मरीज देखें। और वो कैसे देख सकते हैं सर, वो आपको अपने आप को प्रोफेशनली ग्रूम करना पड़ेगा। प्रोफेशनली ग्रूम आप कैसे करेंगे, आपको वक्त के साथ चलना पड़ेगा। ये वो 4, आप इसको ऐसे लें कि वो 4 इलाके हैं सर जहां पे आपको अपना क्लिनिक ओपन करना है। एक तो औरंगी टाउन में ऑलरेडी आपका क्लिनिक है, और आप जानते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट, भारी इन्वेस्टमेंट के बाद आपने ज़ाहिर औरंगी टाउन में अपना क्लिनिक खोला होगा। लेकिन ये जो 4 मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना इलाके, सर इस पर आपका क्लिनिक फ्री ऑफ कॉस्ट खुलेगा सर। और जब आप इस पर अपना क्लिनिक का नाम या अपने नाम से आईडी बनाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग क्लिनिक के नाम से बनाते हैं आईडी, तो मेरा उनको मशवरा है पहले अपने नाम से बनाएं। पहले आप अपना नाम बनाएं, उसके बाद क्लिनिक का नाम बनाएं, सही ना। तो पहले अपने, चूंकि आप पहले क्लिनिक के नाम से बना लेंगे तो वो लोग आपको जानते हैं तो लोग उसको लाइक नहीं करेंगे। तो आपको अपना नाम बनाने की जरूरत है। इन सब पे आपने अपनी आईडी बनानी है। एक छोटा सा अगर हम यहाँ पे रिसर्च करें तो मैं चाहूंगा कि मेरे छोटे से सवाल का सिर्फ हाथ उठा के जवाब दें। यहाँ पे कितने लोग हैं सर जिनका बिजनेस व्हाट्सएप बना हुआ है? सिर्फ हाथ उठा के मुझे बताएं। मैं अपना हाथ इसलिए उठा रहा हूँ कि मेरा भी बिजनेस व्हाट्सएप बना हुआ है सर। कराची जैसे शहर में हम देखें तो बहुत ही चंद लोगों का बिजनेस व्हाट्सएप बना हुआ है। ये बिजनेस व्हाट्सएप है क्या? आप बोलेंगे डॉक्टर साहब हमारे पास तो व्हाट्सएप मौजूद है। सर बिजनेस व्हाट्सएप ही है, ये एक अपडेट वर्जन है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना तो आप अपने व्हाट्सएप के अंदर अपने क्लिनिक की लोकेशन भी डाल सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप के अंदर अपने क्लिनिक की टाइमिंग भी डाल सकते हैं
फिर अगर आपका मरीज कहेगा कि डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक कहाँ पे, मुझे मिल नहीं रहा, तो आप बोलेंगे कि है ना गूगल पे लोकेशन देख लो, वो गूगल आपको सीधा मेरे क्लिनिक पे लेके आ जाए। तो ये अचीवमेंट नहीं कि वो कितनी आसानी के साथ पहुंच जाएगा, सारी डिटेल आप उसमें मेंशन कर देंगे। तो अगर आपका बिजनेस व्हाट्सएप नहीं है, सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को बिजनेस व्हाट्सएप पे कन्वर्ट करना है, ये तमाम डिटेल आपको डालनी है। उसके बाद इन सारी चीजों पे एक ही नाम से आईडी बनानी है। कुछ लोग अलग अलग नाम से आईडी बनाते हैं, इस पे गूगल का एसईओ आपको ऊपर नहीं करेगा। एक ही नाम से अगर आप आईडी बनाएंगे सब पे, तो वो आपको जब एसईओ होगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑटोमेटिकली जो है वो गूगल आपको ऊपर करता है। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा सबूत दिखाया मैंने आपको कि आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब सिर्फ बातें हैं, ये इससे कुछ फायदा नहीं होता, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल और अपना इंस्टाग्राम का पेज आपके सामने रखा है। तो सर ये मेरी सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियो है, तकरीबन 9000 लोगों ने इस वीडियो को देखा। और हम जानते हैं कि 9000 एक बहुत बड़ी तादाद है, और 9000 में से तकरीबन ज़ाहिर 500 लोग तो होंगे जिन्होंने मुझसे राब्ता किया होगा। मतलब ये सोच हटा दें कि गूगल का मेरा, जब वो यूट्यूब का चैनल मेरा मोनेटाइज होगा तो जब भी पैसे आएंगे, सर ऐसी कोई कहानी नहीं है। जब आपके पास मरीज आएगा तो वो भी आपके पास पैसे आए। और यहाँ से सर पूरी दुनिया में लोग मुझसे रब्ता करते हैं, और मैं उनको है ना मेडिसिन बताता हूँ। आपके साथ आसानी ये कि आप जानते हैं कि मैग्नेम और होम्योपैथिक पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, तो आप आराम से उसको डील कर सकते हैं। और ये आपने अपनाना सर। हम जैसे कि मैंने बताया हमारा 7वां सेशन है, हमने सिंध के तमाम छोटे बड़े शहरों में सेशन किए, जिसमें जो है वो सखट था, टंडवाला यार्ड था, सांगड़ था। और मुझे बहुत खुशी हुई कि सेशन के बाद लोगों ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए, कुछ के पास ऑनलाइन मरीज आना शुरू हुए। तो सर यही मैग्नेम की जो है वो हमारी ख्वाहिश है कि आप प्रोफेशनली ग्रूम करें, हमारी होम्योपैथिक प्रोफेशनली ग्रूम करें, और आप जो है वो फाइनेंशियली भी ग्रूम करें, ताकि ये हमारी जो पूरी पैथी है सर, इस वक्त ये दूसरा सबसे बड़ा इलाज है। तो कौन कौन चाहता है ये पहला सबसे बड़ा इलाज बन जाए? एक बार जोरदार तालियां बजाएं अगर आप चाहते हैं कि ये पहला सबसे बड़ा इलाज बन जाए। मुझे उम्मीद है कि ये आज का सेशन आपको फायदा देगा, और अपने रिव्यूज हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट करें आप सबकी समातों को। बहुत शुक्रिया।